हाय गाइस। आपका स्वागत है मेरे न्यू चैनल पे जिसका नाम है लॉ बाय पीयूष कत्याल। मैं हूं लॉयर पीयूष कत्याल एंड हमारी पहली सीरीज में हम पढ़ेंगे बिजनेस लॉज के बारे में। तो बिजनेस लॉज आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम में आता है। तो सीए फाउंडेशन के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आप उस अकॉर्डिंग वीडियो स्किप कर करके देख सकते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि सीए का जो कोर्स है उसके अंदर कितने आपके स्टेजेस हैं, क्या क्या उसके अंदर मेजर स्टेप्स हैं। देन उसके बाद में सीए फाउंडेशन के लिए आपके रजिस्ट्रेशन एंड उसकी फीस। उसके बाद में हम देखेंगे सोर्सेज क्या क्या हैं आपके जिसके थ्रू आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ सकते हैं। देन उसके अलावा कुछ मैं आपको गाइडिंग नोट दूंगा जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि आपको क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं जो करनी चाहिए अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसके अलावा मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, एग्जाम के पैटर्न के बारे में बताऊंगा एंड उसके अलावा आपको पासिंग क्राइटेरिया के बारे में भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या स्टेजेस हैं हमारे सीए के एग्जाम के अंदर। तो सीए एज अ जर्नी आप 4 स्टेप में कवर करते हैं। तो पहला स्टेप आपका है सीए फाउंडेशन, जो कि आपका 12th के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद में आप सीए इंटरमीडिएट देते हैं। सीए इंटरमीडिएट जिसको हम इंटर भी बोल देते हैं। सीए इंटर एग्जाम क्लियर करने के बाद में आपका एक मेजर स्टेप आता है, वो आता है आपका आर्टिकलशिप का, जो कि 2 साल की हो गई है। 2 साल के आर्टिकलशिप के अंदर बेसिकली आप किसी एक फॉर्म के अंदर काम करोगे। वहां पे आप सीखोगे कि सीए क्या क्या काम करता है और एक्चुअली आप उन काम को करके देखोगे, जिससे आपको एक बहुत मेजर एक्सपोजर मिलेगा एंड वो आपके करियर के अंदर या फिर सीए बनने के बाद में आपको क्या करना है उन डिसीजंस के अंदर बहुत आपको हेल्प करता है। देन आपका लास्ट स्टेप आता है आर्टिकलशिप खत्म करने के बाद में सीए फाइनल का एग्जाम, जिसको आप क्रैक करोगे एंड उसके बाद आप सीए बन जाओगे। इसके अलावा कुछ आपकी एंसिलरी ट्रेनिंग्स होती हैं जो कि मैंडेटरी होती हैं, आपको करनी जरूरी होती है। उसको मैंने कवर नहीं करा है इस वीडियो के अंदर क्योंकि वो आपके छोटे छोटे स्टेप्स हैं। वो 3-4 हफ्तों की या फिर 1 महीने की ट्रेनिंग होती है आपकी, कुछ कुछ मैंडेटरी कि अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वो वीडियो भी बना के दे दूंगा जिसके अंदर ये सारे के सारे ट्रेनिंग वाले स्टेप्स भी कवर्ड होंगे। तो आपको एक चीज जानने की जरूरत है, जो आईसीएआई की वेबसाइट है उस पर आपका आना जाना बहुत लगा रहेगा, बिकॉज सीए कोर्स के जितने भी एग्जाम है वो आईसीएआई कंडक्ट करवाता है। तो सारे एग्जाम्स की जो रजिस्ट्रेशन है, उनके फॉर्म फिलिंग है, वो सारी की सारी आपकी आईसीएआई की वेबसाइट पे होगी। इवन आपको आपकी बुक्स चाहिए तो भी आपको आईसीएआई की वेबसाइट के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपका आईसीआई की वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है आप उसके थ्रू आईसीआई की वेबसाइट पे जा सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप आता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सीए फाउंडेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका बहुत सिंपल है, या तो आपने 12th का एग्जाम दे दिया है और आप उसके अंदर पास हो गए हो तो आप डायरेक्टली एग्जाम देने जा सकते हो रजिस्ट्रेशन के बाद में, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के बाद में। अगर आप करंटली 12th क्लास के एग्जाम में अपीयर हुए हो और अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट नहीं आने की वजह से आप एलिजिबल हो, बट सिर्फ मे अटेम्प्ट के लिए। तो आप मे अटेम्प्ट जो है अपना बिना एग्जाम 12th का पास किए भी दे सकते हो। ठीक है, तो एक चीज आप जान लीजिए, आप भले ही कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकता है। सभी बच्चे जो 12th का एग्जाम पास कर चुके हैं या फिर करंटली अपियरिंग है 12th के एग्जाम में, वो लोग फाउंडेशन का एग्जाम आप दे सकते हो। ठीक है, तो आपकी कोई एज लिमिट भी नहीं होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपने गैप ले लिया है 12th के बाद में, तो भी आप रजिस्टर कर सकते हो सीए फाउंडेशन के एग्जाम में, क्योंकि आपकी कोई एज लिमिट नहीं है। तो आप सीए कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। देन आपका नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है वो मैं आपको बताऊंगा, वो है आपके एग्जामिनेशन पैटर्न का एंड क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। मेजरली आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। 4 सब्जेक्ट्स में से 2 आपके सब्जेक्टिव हैं, 2 आपके ऑब्जेक्टिव हैं। तो पहला जो आपका पेपर होगा वो आपका होगा अकाउंटिंग का, जो कि एक सब्जेक्टिव एग्जाम है। दूसरा पेपर आपका होगा बिजनेस लॉ का, जो कि सब्जेक्टिव है। पेपर 3 एंड पेपर 4 आपके ऑब्जेक्टिव हैं, जो कि हैं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली आपके जो 4 एग्जाम है, चारों के चारों आपके 100 नंबर के होंगे। टोटल आपके 400 नंबर के एग्जाम होंगे। ये चारों एग्जाम आपके अलग अलग दिन होंगे। मोस्टली एक दिन का गैप आता है सभी एग्जाम्स के अंदर। तो पहले जो 2 एग्जाम है जो कि सब्जेक्टिव है, एंड सब्जेक्टिव होने की वजह से फॉर ऑब्वियस रीजन ये 3 घंटे का एग्जाम होगा इंस्टेड ऑफ 2 घंटे का, जो कि आपका पेपर 3 एंड पेपर 4 होगा। तो आपको इन 2 घंटे में और 3 घंटे के अंदर 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना होगा, जिसमें से आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 3 एंड पेपर 4 में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जो कि आपकी रहेगी 0.25 नंबर की। तो बेसिकली आप अगर पेपर 3 एंड पेपर 4 में कोई क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो सही कर रहे हो, अगर वो क्वेश्चन को आपको मिलेगा 1 नंबर। अगर आप क्वेश्चन को गलत कर रहे हो तो आपके कट जाएंगे 0.25 नंबर। और अगर आपने कोई क्वेश्चन स्किप कर दिया तो ना आपका कोई नंबर मिलेगा ना आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, तो आपके तो चारों एग्जाम 100-100 नंबर के होंगे एंड टोटल आपका एग्जामिनेशन 400 नंबर का होगा।
एंड आपका जो एग्ज़ाम है वो 1:45 पे स्टार्ट हो जाता है। 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिलता है चारों एग्ज़ाम्स के अंदर। तो 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिलेगा और एक्चुअली आपका पेपर स्टार्ट होगा 2 बजे के करीब। तो 2 बजे आपका जब पेपर स्टार्ट होगा उसके बाद आपको पेपर 1, पेपर 2 के अंदर 3 घंटा मिलेगा एंड पेपर 3, पेपर 4 के अंदर आपको 2 घंटा मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे टेस्ट देने की आदत डाल सकते हैं इन आवर्स के अंदर, ताकि आपको आदत पड़ जाए इन आवर्स पे टेस्ट देने की स्पेसिफिकली, सो दैट कि आपको जब एक्चुअली एग्जाम देना होगा तब आप कंफर्टेबल रहें इस टाइम जोन से एंड आप कंफर्टेबली पेपर अटेम्प्ट करके आ सकें। तो गाइज हम देखेंगे कि अब इन चारों सब्जेक्ट्स के अंदर मेजरली क्या क्या कवर होता है। ऊपर ऊपर से देख के लग रहा होगा कि यार कॉमर्स वालों के लिए बहुत ईजी एग्जाम है। नहीं यार, ऐसा नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर जो आपने 11th 12th के अंदर पढ़ा होगा या फिर इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपने 11th 12th के अंदर पढ़ा होगा उसका 40 to 50% ही सिलेबस कवर होता है इसके अंदर। बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी जो पार्ट होता है सिलेबस का, वो कॉमर्स वालों के लिए भी न्यू ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वालों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, हाँ थोड़ी सी एडवांटेज है, पर ऐसा नहीं है कि कंप्लीट एडवांटेज है उनके पास में। तो उसके अलावा आप देखोगे कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिकली मैथ्स। तो मैथ्स अगर आपके पास है तो आपके लिए ऑब्वियसली ये जो आपका पेपर है वो बहुत ईजी हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आधी प्रिपरेशन इसकी ऑलरेडी हो रखी है। बट ऐसा नहीं है कि कोई नॉन मैथ स्टूडेंट इस पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर सकता है। आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा और आप अगर सफिशिएंट प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो मैथ्स है उसके अंदर सिर्फ मैथ्स नहीं आ रही है, उसके अंदर बिजनेस मैथ्स आ रही है, उसके अंदर स्टैट्स आ रही है, उसके अंदर आपकी लॉजिकल रीजनिंग आ रही है। और ये तीनों चीज़ें आपकी ऐसी हैं कि जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको मिल जाती हैं। तो आप अगर इसको प्रिपेयर करोगे तो आप बेसिकली किसी भी और कॉम्पिटिशन एग्जाम की तरह आप प्रिपरेशन कर रहे हो इसकी, जो कि सब बच्चे कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो कॉमन एग्जाम्स होते हैं जो कि सारे स्ट्रीम्स के लोग देते हैं, उसके अंदर मैथ्स आती है और मैथ्स यही 3 पार्ट्स को कवर करती है। हाँ, बस ये है कि जो आपके मैथ्स से टच में नहीं है स्टूडेंट्स, उनको थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी आ सकती है वापस से मैथ्स पढ़ने में या फिर वापस से मैथ्स के साथ अडैप्टेशन करने में। तो उस चीज़ के साथ थोड़ी-सी डिसएडवांटेज रहेगी। एंड बिज़नेस लॉ जो कि मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, इसके अंदर आप किसी के पास भी कोई एडवांटेज नहीं है। हाँ, हो सकता है बिज़नेस लॉ के बारे में थोड़ा बहुत बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर आपने देखा हो। बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर भी आपके पास कुछ लॉज़ के नाम मेंशन होंगे या फिर आपको हल्का-सा 1-2 लाइन की डेफिनेशन पता होगी या फिर थोड़ा-सा आपको आइडिया होगा, ठीक है? बट आप अगर देखो तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जो कि कंप्लीटली न्यू रहता है एंड इसके अंदर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है बच्चों को। सबसे पहले तो ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, इसके अंदर नंबर बहुत कटते हैं बच्चों के। रीज़न बीइंग क्योंकि आंसर राइटिंग का तरीका नहीं पता होता बच्चों को, आंसर कैसे लिखना है। आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं फिर लॉ के। सबसे पहले तो लॉ की लैंग्वेज बहुत टफ। लॉ की लैंग्वेज बहुत टफ होने के बाद में जो आपका सब्जेक्टिवनेस है पेपर के अंदर, वो भी आपके नंबर कटवाने में बहुत हेल्प करती है। तो आपको बेसिकली इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हुए बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, जो कि मैं आपको इस कंप्लीट सीरीज़ के अंदर बताऊँगा। आपको मैं पढ़ाऊँगा भी, आपको याद करने के तरीके भी बताऊँगा, आपको मैं मेमोरी टेक्निक्स भी बताऊँगा एंड उसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, इंडिविजुअल क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। जो आपके आईसीएआई के मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं, वो भी मैं सॉल्व करवाऊँगा, आरटीपीज़ भी मैं सॉल्व करवाऊँगा एंड उसके साथ में आपके अगर डाउट्स हैं, आपको कोई न्यू क्वेश्चंस मिलते हैं, तो वो भी आप मुझे बताइएगा, तो वो भी मैं सॉल्व करवाऊँगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर और हम बाकी वीडियो के अंदर देखेंगे कि और क्या-क्या क्राइटेरियाज़ हैं सीए फाउंडेशन के रिगार्डिंग जो हमें पता होने चाहिए। मूविंग ऑन हम देखेंगे सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो है पासिंग क्राइटेरिया। पासिंग क्राइटेरिया बेसिकली आपका चारों एग्जाम का मैं क्यूमुलेटिवली बता रहा हूँ कि हर एग्जाम के अंदर आपको 40% नंबर, मतलब कि 40-40 नंबर हर एग्जाम में चाहिए आपको पास होने के लिए और आपको इन टोटल 50% नंबर लाने हैं। तो आपके 400 नंबर के टोटल एग्जाम होते हैं एंड आपको उसमें से 200 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। तो पास होने के लिए 200 नंबर लाने का मतलब ये है कि अगर आपने चारों सब्जेक्ट पास कर लिए इंडिविजुअली 40-40 नंबर लाके, उसका मतलब ये नहीं है कि आप पास हो गए हो, क्योंकि 40-40 अगर नंबर आप ऐड करोगे तो आपके 160 होंगे चारों एग्जाम के मिला के और आपको चाहिए 200 नंबर, तो आपको कुछ ना कुछ एग्जाम से फोड़ना पड़ेगा। फोड़ने का मतलब है कि आपको कम से कम 60 से ऊपर नंबर तो लाने ही लाने हैं एटलीस्ट 2 एग्जाम के अंदर, तब जाके आप बाकी एग्जाम से पास भी हो रहे हो तो आप कंप्लीटली पास हो गए। बट हम ये ट्राई करेंगे कि हर एग्जाम के अंदर हम अपना बेस्ट लेके आएँ और हर एग्जाम के अंदर अपने 70-75 नंबर एटलीस्ट लेके आएँ, क्योंकि अब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन अगर हम एडवांस में करेंगे तो हमें रिजल्ट भी बेटर चाहिए बाकी बच्चों से। तो इस मोटिवेशन के साथ में हम ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये था गाइज आपका पासिंग क्राइटेरिया। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। देन नेक्स्ट हम देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन फीस एंड रजिस्ट्रेशन आपको कब करवाना चाहिए। तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस मैं पहले एक बार बता देता हूँ कि सीए फाउंडेशन के रिगार्डिंग आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो है 9,000 रुपये एंड आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में
जो भी आप अटेम्प्ट देना चाह रहे हो उससे पहले आपका एग्ज़ाम फॉर्म आएगा, तो वो फिल करते टाइम आपको 1500 रुपए की एग्ज़ामिनेशन फ़ी भी देनी होगी आपके उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के रिगार्डिंग। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 4 साल तक वैलिड होता है और 4 साल तक आप बेसिकली 12 अटेम्प्ट दे सकते हो, क्योंकि 1 साल के अंदर 3 अटेम्प्ट आपके होते हैं। तो पहला अटेम्प्ट है आपका मई, दूसरा अटेम्प्ट है आपका सितंबर, तीसरा अटेम्प्ट है आपका जनवरी। तो 1 साल में 3 अटेम्प्ट, तो 4 साल के अंदर आपके हो गए टोटल 12 अटेम्प्ट। तो 11-12 अटेम्प्ट आप रफली मान के चलिए कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद दे सकते हैं। बट हम एम करेंगे कि हम पहले अटेम्प्ट के अंदर ही एग्ज़ाम क्लियर कर लें, तो हमें बाकी अटेम्प्ट से मतलब नहीं है। बट ये 4 साल के रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा क्या है आपका? आप बेसिकली एज़ अ स्टूडेंट 10th एग्ज़ाम पास करने के बाद में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो प्रोविज़नल बेसिस पे। प्रोविज़नल बेसिस पे आपका रजिस्ट्रेशन करवाने का क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि एग्ज़ाम तो आप 12th के बाद दे पाओगे। हमने पहले देखा कि हम 12th का एग्ज़ाम देने के बाद ही एग्ज़ाम दे सकते हैं एटलीस्ट, या फिर 12th का एग्ज़ाम पास करने के बाद में एग्ज़ाम दे सकते हैं। 10th के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने का क्या फ़ायदा? तो 10th के बाद रजिस्ट्रेशन कराने का फ़ायदा ये है कि आईसीएआई आपको फ्री में आपकी कोर्स बुक भी प्रोवाइड करता है। तो आप वो कोर्स बुक को मँगवा सकते हैं। आप जो आपका 2 साल का टाइम पीरियड बचा होगा, उसके अंदर वो कोर्स बुक्स को पढ़ सकते हैं और आप एग्ज़ाम की अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अपने 11th-12th के साथ में अर्ली प्रिपरेशन कर सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के डेली अगर आप ये कोर्स करेंगे तो 2 साल में तो आप आराम से कर सकते हैं। बच्चे ये 3-3 4-4 महीने के अंदर कर देते हैं, तो आप 2 साल करोगे तो आप एक्चुअली एग्ज़ाम पास ही नहीं, आप ऑल इंडिया रैंक भी लगा सकते हो। तो ये आपको मोटिवेशन देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर अभी भी 11th क्लास में हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना है या फिर आपको सीए बनना है, तो आप रजिस्ट्रेशन अभी से ही करवा लीजिए। एंड अगर आप लेट हो गए हैं, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, आप या तो अभी 12th के अंदर हैं या फिर आप 12th क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको अपने अटेम्प्ट से जो भी आप अटेम्प्ट एम कर रहे हैं, उससे एटलीस्ट 4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि 3 साढ़े 3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन पोर्टल इनका बंद हो जाता है उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के रिगार्डिंग। एंड आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ 4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करवाने का या फिर इनफैक्ट अभी करवाने का। रीज़न ये है आपका, क्योंकि एंड में आते-आते आपका जो पोर्टल है, उस पे ट्रैफ़िक बहुत बढ़ जाएगा और ट्रैफ़िक बढ़ने की वजह से आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। एंड अगर आप बिल्कुल एंड टाइम का वेट करेंगे, लास्ट डे का वेट करेंगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन शायद ना हो पाए। तो इसलिए आप जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएँगे उतना बढ़िया है, क्योंकि बुक्स को आने में भी आपके हफ़्ता 10 दिन लग जाता है। तो बुक्स भी आपके टाइम पे आ जाएँगी, आप अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, आप अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड फॉर द टाइम बीइंग अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, अभी हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, तो इनकी जो कोर्स बुक है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर आईसीएआई की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो रजिस्ट्रेशन आपको एटलीस्ट 4 महीने पहले करवाना है। आप 10th के बाद रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो प्रोविज़नल बेसिस पे, 12th के बाद आप रेगुलराइज़ हो जाते हो। एंड आपकी जो सीए फाउंडेशन की जो फ़ी है वो है 9,000 रुपए एंड आपकी एग्ज़ाम की फ़ी होगी पर अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग 1500 रुपए। एक अटेम्प्ट अगर आप पास नहीं कर पाए, तो अगर आपको सेकंड अटेम्प्ट भी देना है, तो आपको फिर से वो 1500 रुपए की फ़ीस देनी होगी। एंड आपके इन टोटल 85 टू 90,000 आपके टोटल लग जाते हैं सीए कोर्स को करने के अंदर। इसके अंदर मैं आपकी कोचिंग फ़ीस को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ़ वो फ़ीस है जो आप बेसिकली आईसीएआई को दे रहे हो। तो आईसीएआई को देने वाली जो फ़ीस है वो अराउंड 85 टू 90,000, ये 5,000 का गैप है, क्योंकि कुछ बच्चे जो इनकी मॉड्यूल्स होती हैं, जो सर्कुलर्स होते हैं, वो भी आप सब्सक्राइब करते हैं। कुछ बच्चे सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो उसके लिए थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेज़ रहते हैं बहुत बार। तो इस वजह से मैं आपके 85 टू 90,000 का एक ब्रैकेट दे रहा हूँ। इसके अंदर ही आपकी पूरा का पूरा कोर्स हो जाएगा। एंड आप ये मान के चलिए कि आप ये पूरी की पूरी फ़ी आप रिकवर कर सकते हैं। रिकवर आप कैसे करेंगे? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि आपके इंटर के बाद में, इंटर एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी। तो आर्टिकलशिप के अंदर आप बेसिकली जिस भी फ़र्म में काम करोगे, वो फ़र्म आपको स्टाइपेंड देगी। तो स्टाइपेंड जनरली वेरी करता है आपकी फ़र्म टू फ़र्म, सिटी टू सिटी, बिकॉज़ जिस फ़र्म के जितना अच्छा लेवल है, जितना अच्छा वो पे कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग वो पे करते हैं एंड उस अकॉर्डिंग वो काम भी करवाते हैं आपसे। तो आप ये मान के चलिए कि मिनिमम 5,000 तो आपको मिल ही जाएँगे, आपको 10 या 10,000 से ज़्यादा भी मिल सकता है। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे कि 2 साल के अंदर अगर आपको 5-5 हज़ार भी मिले, तो आपको 1,20,000 रुपए तो मिल ही जाएँगे एटलीस्ट। 5,000 के हिसाब से देखो, 24 महीने को आप मल्टीप्लाई करो, आपको पता लग जाएगा कि आपको 1,20,000 रुपए तो एटलीस्ट मिल जाएँगे। अब आप बोलोगे कि ये तो पूरी की पूरी फीस रिकवर हो गई। अब इसके अंदर एक कैच है, वो मैं ये बताता हूँ आपको कैसे आपकी पूरी की पूरी शायद फीस रिकवर ना हो हर एक बच्चे के लिए। ये जो आपके पैसे रिकवरी हो रही है, 1,20,000 रुपए जो आपके रिकवर हो रहे हैं, ये शायद सब बच्चों के लिए रिकवर ना हो, क्योंकि आपकी कुछ एडिशनल कॉस्ट भी होती हैं। वो एडिशनल कॉस्ट मैं बताता हूँ कि क्योंकि अगर आप आर्टिकलशिप के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं,
आप अगर आर्टिकलशिप अपनी करंट सिटी के अंदर नहीं कर पा रहे हैं और आपको कहीं बाहर रहना पड़ रहा है, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड या किसी रिलेटिव के पास नहीं रह पा रहे हैं, तो आपको बेसिकली थोड़ा-सा खर्चा भरना पड़ेगा वहाँ रहने में, या फिर आपको फूड एंड ट्रैवल के अंदर तो एक्स्ट्रा खर्चा करना ही पड़ेगा। और वो आपके बेसिकली चार्जेस जो हैं वो सिटी टू सिटी वेरी करेंगे। एंड इसकी वजह से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि हर बच्चे के लिए ये 90,000 जो फीस है, जो आपकी आर्टिकलशिप के थ्रू आपको लग रहा था कि आपको मिल जाएगी वापस, वो शायद ना मिले, ठीक है। बट हाँ, ये है कि आपके मेजर एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके कवर हो जाएंगे आर्टिकलशिप के पैसे के थ्रू। तो आप ये चीज़ मान के चलिए कि मैक्सिमम आपके जो कोर्सेज हैं, जो अदर कोर्सेज हैं, उनसे शायद आपकी फीस जो है वो कम ही बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास एक चांस है जिसके अंदर आप पैसे कमा भी सकते हैं सीए बनने से पहले। तो गाइज, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सोर्सेज क्या-क्या हैं हमें जिनसे पढ़ना है। तो आपके आईसीआई ने ई बुक्स प्रोवाइड की हुई हैं, मैंने आपको बताया। अगर आपको ई बुक्स चेक करनी है तो उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाके उस लिंक पे अपनी ई बुक्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा वेबसाइट पे जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे सीए फाउंडेशन का, तो सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन के बाद आप बेसिकली उन बुक्स को फ्री में मंगवा भी सकते हैं। अगर आपको पूरा प्रोसेस जानना है कैसे फ्री में आईसीआई से बुक मंगवाएं रजिस्ट्रेशन के बाद में, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो सारे स्टेप्स को कवर कर दूंगा। मैंने पहले तो आपका ये जो सिलेबस है इसको पूरा करना महाभारत है। आपने पूरा सिलेबस पूरा कर किया, उसके बाद में हम देखेंगे कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया है। इन पास्ट ईयर क्वेश्चंस के अलावा हर अटेम्प्ट के लिए आपके रिवीजन टेस्ट पेपर्स एंड मॉडल टेस्ट पेपर आईसीआई देता है। तो आपका जो मेजर सिलेबस है वो इन 4 पार्ट के अंदर कवर हो जाएगा, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। ये 4 सोर्सेज आपने कवर कर लिए तो आपकी मैक्सिमम प्रिपरेशन हो गई है। अब इन 4 सोर्सेज को कवर करना कैसे है, क्या-क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कैसे करने हैं, या फिर कहाँ गलती कर रहे हैं आप, उसके लिए आपको अपने टीचर, आपके एजुकेटर की बात माननी पड़ेगी एंड उसके लेसन्स को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और उनको आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा। आप अगर मेरे कोर्स के साथ जुड़े रहेंगे तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवा के दूंगा अपने कोर्स के अंदर। देन मूविंग फॉरवर्ड हम देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी कंसिस्टेंसी। बच्चों के साथ दिक्कत क्या आती है, बच्चे 2 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, बहुत जोश में होते हैं 12th के बाद में, या फिर 12th के साथ में जो भी पढ़ रहे हैं, या फिर 10th के बाद में जो भी पढ़ रहे हैं, बहुत जोश में होते हैं। सारा कुछ पढ़ देंगे, एक बार में कंप्लीट कर देंगे, पहली बार में अटेम्प्ट निकाल लेंगे। बट दिक्कत कहाँ आती है? ये जोश आपका खत्म हो जाता है। तो ये जोश आपका खत्म ना हो, इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है? आपको कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि हाँ, आपने 4 घंटा पढ़ लिया है हफ्ते के अंदर, नहीं, नहीं। आपको डेली पढ़ना है। डेली पढ़ना है, आप चाहे 1 घंटा पढ़ें, चाहे 2 घंटा पढ़ें, आपको डेली पढ़ना है और आप डेली पढ़ेंगे तभी आप बेसिकली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, बट पास सिर्फ़ 15-20% या 25% ही कर पाते हैं। उसका रीज़न ये नहीं है कि बाकी बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बाकी बच्चे कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ रहे हैं। आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपका जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है मैंने, वो है आपका डिसिप्लिन, वो आपका काम करेगा। आपको एटलीस्ट एक शेड्यूल बनाना है, आपको फिक्स करने हैं अपने स्टडी आवर्स, और जैसे मैंने आपको टेस्ट के रिगार्डिंग बताया कि उस टाइम के अंदर आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने ही करने हैं। आपके जितने भी टेस्ट होंगे आप ट्राई करिएगा दोपहर के 2 से शाम के 5 बजे के बीच में आप अटेम्प्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको बॉडी को उन टेस्ट को देने की आदत पड़ जाएगी एंड जब आपका एक्चुअल एग्ज़ाम होगा, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। देन ये चीज़ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत हार्ड वर्क लगेगा, बट हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क भी लगेगा। बच्चों के साथ क्या होता है कि बच्चे बहुत भटक जाते हैं। हार्ड वर्क कर रहे हैं और हार्ड वर्क करते-करते भटक गए। भटक कैसे गए कि ऑनलाइन इस टीचर ने ये बोल दिया, उस टीचर ने वो बोल दिया। गाइज़, आप इस एक चीज़ समझ लीजिए, आपके सीए के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कोई आपको एडिशनल सोर्स की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो आईसीआई ने बुक्स प्रोवाइड की हैं वो एमटीपीज़, आरटीपीज़ एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस, अगर आपने ये कर लिया है तो आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। कोई आपको पास करने से रोक नहीं सकता। अगर आपने ये चारों चीज़ें सही से पढ़ ली हैं, ये चारों चीज़ों को सही से अटेम्प्ट कर लिया है, इन चारों चीज़ों को सही से समझ लिया है तो। आपको स्मार्टली काम करना है। आपको ये नहीं देखना कि बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं। आपको ये देखना है कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँ और अच्छे स्कोर के साथ एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँ। ऑल इंडिया रैंक बना सकूँ। देन उसके बाद में ये चीज़ अचीव करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे रेगुलर टेस्ट। हमें 12th तक आदत नहीं होती रेगुलर टेस्ट देने की।
रेगुलर टेस्ट देने की आदत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि हमारे जो करिकुलम है उसके अंदर ज़्यादा टेस्ट को उतना वेटेज दिया नहीं जाता है। हो सकता है आप अपनी कोचिंग्स पे टेस्ट दे रहे हो सकता है आप स्कूल में भी टेस्ट दे रहे हो, बट आप रेगुलरली टेस्ट दोगे तभी ये एग्ज़ाम पास कर पाओगे। अगर आज तक आपने टेस्ट नहीं दिए हैं या फिर आपको टेस्ट देने की आदत नहीं है, तो सिर्फ़ पढ़ के ये एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर सकते हो। स्पेसिफ़िकली आपका बिज़नेस लॉ का जो एग्ज़ाम है, वो आप क्रैक नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ पे जो राइटिंग स्टाइल है, जो आपको कवर करने हैं पॉइंटर्स अपने आंसर्स के अंदर, वो शायद आपने पहले कभी अटेम्प्ट उस तरीके से ना किए हो। तो इसलिए आप जब तक टेस्ट नहीं दोगे, आप आदत नहीं डालोगे, आप अपनी इंग्लिश या फिर आप हिंदी में एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपने लिखने का स्टाइल जो है, वो आप इम्प्रूव नहीं करोगे, आप इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स कवर नहीं करोगे, तब तक आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे। तो ये बच्चे जो पास हो रहे हैं, ये जो 15-20% के अंदर आ रहे हैं, वो बच्चे ये 4 चीज़ें बहुत अच्छे से करते हैं, इस वजह से वो पास हो पाते हैं। तो आपको सबसे पहले कंसिस्टेंटली काम करना है डिसिप्लिन के साथ में, आपको हार्ड वर्क करना है बट स्मार्टली, आपको भटकना नहीं है। उसके अलावा आपको अपनी पढ़ाई के साथ-साथ कंटिन्यूअसली साथ-साथ टेस्ट देने हैं और इन टेस्ट के बिना आप पास नहीं हो पाओगे, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। टेस्ट देने कैसे हैं, क्या-क्या चीज़ें कवर करनी है, अगर कोई आपके पास टीचर नहीं है जो चेक कर पाए टेस्ट, तो आपके टेस्ट चेक करने कैसे हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा इस सीरीज़ के दौरान। तो गाइज़ मैंने ट्राई किया है इस वीडियो के अंदर सब चीज़ें कवर करने का, जो कि आपने एज़ अ सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट पता होना चाहिए। तो अगर आपके कुछ और भी डाउट्स हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड इसके अलावा कैसे मैं अपनी वीडियोज़ को इम्प्रूव कर सकता हूँ, किसी चीज़ की अगर कोई कमी रही हो, तो प्लीज़ वो बताइएगा कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो से फिर उन चीज़ों को इम्प्रूव करने का ट्राई करूँ। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड मैं ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो निकालूँ एंड हमारे सीए फाउंडेशन के अंदर जो आपका बिजनेस लॉ का कोर्स है उसको हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, ताकि हम जितनी जल्दी उस कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे उतनी जल्दी हम टेस्ट भी दे पाएंगे। एंड आपके इस कोर्स के दौरान मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा ही नहीं, आपको याद करने के तरीके भी बताऊंगा, कैसे टेस्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करना है मैं ये भी बताऊंगा। तो प्लीज़ जुड़े रहिए, आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई न्यू चैनल लॉ बाय पीयूष कत्याल। Thank you so much, guys.